अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट तहत आज हम आए हैं मधुनगर गोरवा 12 आंगनवाड़ी में और आज हम बात करेंगे पोस्टनेटल केयर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और मेनोपॉज के बारे में। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर हितेशा भट्ट। आइए उनसे बात शुरू करते हैं। तो जैसे हमने बताया, बच्चा हो जाने के बाद का जो समय होता है उसके बारे में हम मैडम से सवाल पूछेंगे। तो पोस्टपार्टम फेज हम एक्चुअली किस समय को बोलते हैं? जो जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हमारे जो देसी रिवाज है उसमें 1.25 महीना बोलते हैं, तो वो ही लगभग मेडिकली भी सही है कि 6 to 8 वीक्स बोलते हैं, 6 हफ्ते, तो वो 1.25 महीना जैसा ही होता है। तो वो जो पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि डिलीवरी को दूसरा जन्म कहते हैं। तो उसमें जो भी शरीर के साथ अपने चेंजेस आते हैं, जो भी हम तकलीफ़ सहते हैं डिलीवरी के दौरान, तो वो चीज़ें और जो आगे प्रेगनेंसी के 9 महीने में हमारे बॉडी में जो चेंजेस आए वो सबको प्री प्रेग्नेंट यानी कि नॉर्मल स्थिति में जाने के लिए कम से कम ये टाइम चाहिए। इसलिए ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ ऐसा था कि अलग रखते थे ताकि जो जच्चा है उसको रेस्ट मिले, वो अच्छा खाना खाए और अपने बच्चे के साथ वो पूरा समय बिताए घर काम के अलावा। तो ये टाइम बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण है। तो मैडम, डिलीवरी के बाद कौन से ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव हैं जो सामान्य हैं? देखिए, डिलीवरी के टाइम नॉर्मली वज़न बढ़ता है और हर एक सिस्टम, माने कि हमारा हार्ट है, जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि जो खून है शरीर में, उसमें भी चेंज आता है। हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, कभी कभी थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, ये सब चेंजेस तो है ही। और डिलीवरी के बाद हार्मोन्स जो बॉडी में जो अंतर्स्राव होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। मतलब डिलीवरी के टाइम बच्चे के पोषण के लिए वो अंतर्स्राव बदले हैं, वो बच्चा बाहर आ जाने के बाद वो सब जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो ये जो अंदर जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से बाहर भी हमारे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं कि फिर उसके साथ साथ जो बच्चा छोटा होता है यानी हमारी नींद पूरी नहीं होती है कि बच्चे के कारण उसको दूध पिलाने के लिए रात में उठना पड़ता है। फिर अगर सिजेरियन हुआ है तो टाँके होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो भी नीचे टाँके होते हैं, तो वो सबके हीलिंग में टाइम जाता है। तो वो दर्द होता है उसका, कभी कभी थोड़ा फीवर जैसा, बुखार जैसा रहता है, वीकनेस रहती है। तो ये सब शारीरिक चेंजेस है जो नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर हम इसमें ध्यान नहीं देंगे तो वो बहुत लंबा चलेगा। और मानसिक भी तकलीफ़ होती है क्योंकि उसके भी ये हार्मोन्स ही उसके कारण है कि जो डिलीवरी के टाइम हार्मोन्स बड़े होते हैं फिर वो चले जाते हैं, तो उसके कारण कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन जैसा आता है, वो नॉर्मल है। और नींद भी पूरी नहीं होती है, थक जाते हैं बच्चे के साथ, कभी कभी अकेले हैं तो घर का काम संभालते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके साथ बच्चे की जिम्मेदारी है। आगे भी ये दूसरे भी बच्चे होते हैं थोड़े बड़े वाले, तो वो स्कूल जाते हैं, ये वो, तो वो जिम्मेदारी को हम पहुंच नहीं सकेंगे। तो इसकी वजह से भी थोड़ा थकान और डिप्रेशन जैसी स्थिति होती है। तो अगर मामूली है डिप्रेशन जैसा, कभी बिना वजह रोना आता है, कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी बिना वजह हम गुस्सा कर देते हैं, ये जो बड़ा बच्चा है तो उसको झपट लेते हैं कभी, या घर में जो भी आए उसके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अगर इतना है तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जैसे समय जाता है वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो जब तक ये लिमिट में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज और डाइट करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे डिलीवरी के बाद आते हैं, बोलते हैं हमारा पेट रह गया। हम अगर सीजर करते हैं तो बोलते हैं आपने अंदर बगाड़ छोड़ दिया। देखो, ऐसा नहीं होता है, जो भी निकलना होता है वो साथ में निकल ही जाता है। जो हमारा वज़न बढ़ा है डिलीवरी के टाइम, फिर 1.25 महीने तक घी बहुत एक्सेस खिलाते हैं, घी खाओ, तो ये सब चीज़ें फिर पेट पे ही जाके बैठती है। तो ये हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि खाने में हमको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि वज़न ना बढ़े पर हमको ताकत मिले, राइट। तो उसमें जो हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, खून जो डिलीवरी में बह जाता है वो खून वापस लाना है, तो आयरन जिसमें से हमें मिलता है
वो चीज़ें हमें खानी है, जैसे कि हरे पत्ते वाली सब्जी है, सिंग चना है, गुड़ है, बीट है, टमाटर है। ये सब चीज़ों से हमारा आयरन जो हीमोग्लोबिन है वो सुधर जाता है। फिर जो हमारे हड्डियाँ और मसल्स वीक हो जाते हैं डिलीवरी से, तो उसके लिए प्रोटीन, तो प्रोटीन अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें से मिलता है, पर वेजिटेरियन है तो हम दाल सब खाते हैं, वो थिक दाल खानी चाहिए, पतली वाली दाल नहीं। कठोर जो भी है, मतलब मूंग चना, उसको भिगो के हम खा सकते हैं। और बाकी दूध और दूध की सारी बनावटें, मतलब दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ों में से भी हमें प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है। फ्रूट्स जो भी सीज़न है उसके हिसाब से, केला सबसे अच्छा फ्रूट है, तो 12 महीना मिलता है, और दाम भी उसके रीज़नेबल होते हैं। तो महंगे वाले बड़े बड़े फ्रूट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे हर रोज़ मिलता है, और केले से जो बहुत पोषण मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें खानी है, और एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। हम मानते हैं कि कसरत तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, जो वज़न बढ़ता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ हमारा पेट बाहर आ गया है या वज़न ज़्यादा लग रहा है। तो उसके लिए अगर नॉर्मल डिलीवरी है और नीचे टाँके हैं, तो वो अगर एक आध हफ्ते में रूज आ जाती है तो उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीज़र है तो उसको हील होने में वो टाँके वगैरह है तो शायद थोड़ा और टाइम लग सकता है, तो 15-20 दिन, पर उसमें भी हम पैर की एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, हाथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब बैठे बैठे भी जो बच्चों को पीटी की एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, वो हम कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं। देखो, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, पर चलना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा हमारी सेहत के लिए भी। और जो मानसिक तकलीफ बोली ना, जो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में होती है, उसके लिए भी खुले में चलना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चों को लेके पार्क में जाओ और उसके साथ वो खेलें और आप थोड़ा वॉकिंग कर लो, तो इससे हमारी सेहत और वजन सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए मैम, मैं ये ज़रूर से मेंशन करना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने को लेकर बहुत सारी गैर मान्यताएं हैं। और नींबू खाना डिलीवरी के बाद अलाउ नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि टाँके पक जाते हैं, उसमें पस हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान खजूर नहीं खाने देते हैं। दूध, दही, छाछ, ये सारी चीज़ें डिलीवरी के बाद नहीं खाने देते हैं। तो इस पर हम क्या कहें? देखिए, ये सारी गैर मान्यता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जिसमें से हमें आयरन मिलता है ना, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, वो सारी चीज़ें गर्म करके गर्म है करके साइड में रख देते हैं। जैसे खजूर है, गुड़ है, बैंगन है, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है। गर्म ठंडा ऐसा कुछ नहीं है। अबॉर्शन अगर हो जाता है तो उसके कारण अलग होते हैं। कोई गुड़ खाने से अबॉर्शन नहीं होता है, नहीं तो अबॉर्शन जब करना हो तो सारा गुड़ ही खिला दे तो अपने आप अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बराबर, केले को लेकर गैर मान्यता है। कोई बोलते हैं केला खाने से बच्चा फिसल जाता है। जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, और बच्चे को तो वो जो मैली है वो हमारे खून के द्वारा पोषण जाता है, तो बच्चे तक तो केला पहुंचता ही नहीं है। वो केला डाइजेस्ट होके उसके पोषक तत्व जाते हैं। वैसे ही दूध दही का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध, दही, छाछ, पनीर, ये कैल्शियम के बहुत रिच सोर्स है। इसमें से कैल्शियम मिलता है, हमें प्रोटीन भी मिलता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैम, ऐसा कहा जाता है कि जो माँ जितना अच्छा खुराक लेती है, जितना अच्छा खाना खाती है, जितना अपना ख्याल रखती है, उतना वो बच्चे के लिए भी अच्छा साबित होता है। दूध बनने में ज़रूरी मदद होती है। उसके बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम क्या कहेंगे? हाँ, आजकल वो भी बहुत सवाल उठते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में 2 चीज़ें हैं। एक तो जो पहला वाला दूध है, जो पहले 3 दिन तक आता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, तो वो बहुत ही पौष्टिक है। पुराने ज़माने में ऐसा रहता था कि वो दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो स्लाइटली पीला होता है और गाढ़ा होता है। मतलब पूरे दिन का गिन के 4-5 चम्मच दूध आता है, पर वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है। तो जो बच्चे का, वो भी नया नया आया है दुनिया में, तो उसकी भी सिस्टम एडजस्ट कर रही है। उसको अगर आप कटोरी चम्मच लेके 2 कटोरी दूध पिला दोगे तो उसको डायरिया और वॉमिटिंग हो जाएगा। तो वो बच्चे को कि सिस्टम को शुरू होने के लिए ये दूध ज़रूरी है। और दूसरा, वो दूध बहुत ही पोषक है, तो उसमें जो भी ज़रूरी पोषक तत्व है वो तो है ही, साथ में वो बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को दूध कैसे पिलाना है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे
एक आध हफ्ता हो जाता है तो बच्चा आधे आधे घंटे तक दूध पीता है। तो अगर हम ऐसे करके बैठेंगे तो हमें पीठ दर्द जरूर होता है। तो हम यूजुअली ऐसा सलाह देते हैं कि आप पलंग पे या ऐसी कुर्सी है वहाँ आप बैठो, आराम से पैर जहाँ फैला सके, लंबा कर सके, अपनी गोदी में पिलो रखो, बड़ा तकिया रखो और फिर बच्चे को ऐसे करके आप दूध पिलाओ, तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी। और अगर पिलो, क्योंकि कभी क्या आप थक जाते हैं तो बच्चा भी लटक जाता है, तो उसके बदले अगर पिलो होगा तो उस पर बच्चा भी रेस्ट करेगा। बच्चे का सिर यहाँ होना चाहिए, तो अपना हाथ भी ऐसे आप रेस्ट करके रखो और उसका सर रखो, तो आपकी भी थकान नहीं होगी और बच्चा भी सेफली, उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं गिरने वाला नहीं हूँ, तो वो आराम से दूध पिएगा। तो अगर ऐसे आप पीछे तकिया रख के या गोदी में तकिया रख के पैर लंबा करके बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। और जैसे मैम ने बताया कि पहला जो ठीक वाला दूध आता है वो देना है, और वो कब आता है, क्योंकि हाँ। ज़्यादातर हमने बात करी तब यही देखने को मिला कि 2 दिन बाद हम बच्चे को दूध पिलाना शुरू करते नहीं, हैं। डिलीवरी के बाद जितना हो सके जल्दी, जितना तुरंत हो सकता है उतना तुरंत। अगर सीजेरियन हुआ है तो शायद आपको थोड़ा होश आने में 1 आध घंटा लगे, नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम। हम आजकल उसको कैंगरू केयर कहते हैं, आपने कैंगरू देखा होगा, वो पाउच होता है उसके अंदर बच्चे को रखते हैं। तो अभी ऐसा बोलते हैं कि वो कैंगरू केयर मतलब बच्चे को आपकी छाती पे ही लिटा के रखो। तो हाँ, डिलीवरी के बाद भी तुरंत देते हैं, मतलब आप बच्चे के साथ जितना जल्दी कनेक्ट करोगे उतना दूध जल्दी आएगा। अगर बच्चे को 2 दिन छोड़ दिया तो दूध भी नहीं आएगा, बच्चे को दूध पीने की आदत भी नहीं होगी। आप ऊपर का दूध पिलाते रहेंगे तो उसको तो रेडीमेड दूध मिलता रहेगा, वो चूसने का नाम ही नहीं लेगा बाद में। फिर आप बोलेंगे कि अभी तो लेता नहीं है बच्चा, दूध आता नहीं है। इसलिए जितना हो सके जल्दी बच्चे को अपने साथ ही रखिए और दूध स्टार्ट कर दीजिए पिलाना। और मैम कितने वक्त तक सिर्फ माँ का दूध हमको लेना है, और कब हम बाहर का खुराक शुरू कर सकते हैं? यूजुअली अभी ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने तक तो बच्चे को मतलब माँ का दूध ही देना चाहिए। कभी ये गर्मी होती है तो हमको लगता है कि बच्चे को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं होता है। जो अपना दूध होता है वो ज़्यादातर पानी ही होता है, बराबर ना। तो उसमें बच्चे को अगर आप दूध 2-2 घंटे पे और या जब भी वो मांगे अगर आप देते हैं तो पानी या कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, आपको उसके लिए अच्छा खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। तो 6 महीने के बाद आप धीरे करके उसको ऊपर की चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ भी अपना दूध तो आप 1 आध साल तक आराम से चालू रख सकते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि डिलीवरी के बाद थोड़ा सा स्वभाव में बदलाव आना, क्योंकि नई जिम्मेदारी आई है, ये स्वाभाविक है, पर कितना वक्त तक वो रहे तो स्वाभाविक है, और हमको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? देखो, ये जो हमने 6 हफ्ते की बात करी, तो तब तक अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रहता है तो चलता है, पर कभी कभी वो बहुत सीरियस हो जाता है। मतलब ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चा मतलब उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, कि माँ उसका गला दबा देती है, कभी बच्चे को खिड़की में से फेंक देती है, इतना सिवियर हो जाता है। या तो आपको बहुत ही ज़्यादा रोना है, मतलब किसी से बात करना नहीं अच्छा लगे, कंटिन्यूअसली रोना आता है, मतलब डिप्रेशन के जो चिन्ह होते हैं वो सिवियर होते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखा के दवाई लेना ज़रूरी है। हम ऐसा माने कि ये प्रेगनेंसी के कारण अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं होता है कभी कभार ये अपने आप ठीक, और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब मान लो अगर आप बच्चे को नुकसान कर देते हो या खुद को नुकसान कर देते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर इतना सिवियर है तो हमको करा लेना चाहिए डॉक्टर से जांच, और मामूली भी है तो भी आपकी जहाँ डिलीवरी हुई है वो डॉक्टर को बताओ कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, वो तो डॉक्टर नक्की करेंगे कि आपको दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है, बराबर। अपने आप वो चीज़ सहन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैडम इस दरमियान हम डॉक्टर की सलाह लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ये तो बहुत ज़रूरी है, पर इसके साथ परिवार के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो ज़्यादातर कैसे मददरूप हो पाएंगे? परिवार के लोगों को जिम्मेदारी बांटनी है। अभी यहाँ तो सारी बहनें ही है, जो बांटने वाले तो कोई है नहीं, इसलिए हाँ, उनके भी घर में कई बहू बेटियां हो सकती हैं आगे। हाँ, तो आप ये बहुत ज़रूरी है कि
ऐसा नहीं है कि औरत की ही जिम्मेदारी है, बच्चा पैदा भी करे, उसको पाले भी, घर का भी ध्यान रखे, बच्चे का भी, दूसरे बच्चों का भी, बड़े का भी। तो जो रेस्ट की हमने बात करी वो इसलिए होती है ताकि आप अपने बच्चे के साथ रहो, उसके साथ मेल करो और आप अपनी स्वस्थता पाओ। और अगर ऐसी तकलीफ है आपको तो आप आपके हस्बैंड से बात करिए कि भाई मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है, या तो कोई भी, कभी ननंद के साथ सहेलापन होता है, कभी सास भी सुनती है, किसी न किसी कोई तो फैमिली में होता है जिसके जो आपके करीब होता है, तो उसको आप बताइए कि भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है और वो जाके सबको समझाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जिम्मेदारी बांटना। मेनोपॉज किस किसने सुना है शब्द? किसी ने नहीं सुना? नहीं सुना है। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं उसके बारे में बात करना। तो मैडम, हम मेनोपॉज किसे कहते हैं? देखिए, आप जब 12, 14, 15 साल के थे तो मासिक चालू हुआ, बराबर, तो उसको मेनार्की बोलते हैं। मतलब एक एज होती है जब पीरियड स्टार्ट हुआ और उसी तरह पीरियड बंद हो जाता है, उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो हमारी जो भारत की जो महिलाएं हैं उसमें ज़्यादातर हमारा 45-47 के आसपास मासिक चला जाता है, पर उसकी एक रेंज होती है, मतलब 42 से लेके 55 की एज तक कभी भी उसके बीच में पीरियड बंद हो जाता है। और पीरियड एक बार गया उसके बाद अगर 1 साल तक वापस नहीं आता है तब उसको मेनोपॉज कहते हैं, क्योंकि जब ये पीरियड बंद होता है उसके 4-5 साल आगे से हार्मोन्स चेंज होना चालू होते हैं, तो पीरियड अक्सर लेट होने लगता है। मतलब अभी अगर महीने महीने में आता है तो तब जाके वो कभी 2 महीने में आएगा, कभी 3 महीने में, कभी 6 महीने में, पर आता है वापस। हाँ हाँ, पर एक बार बंद हो गया फिर पूरा 1 साल अगर नहीं आया तब हम उसको मेनोपॉज कह सकते हैं। अदरवाइज उसको पेरी मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज के आगे पीछे वाला समय, ऐसा हम बोलते हैं। तो जैसे मैम ने बताया, मेनोपॉज तो एक इवेंट है कि एक दिन हमको पीरियड्स आया और उसके बाद कभी वापस नहीं आया 1 साल तक, मतलब वो अभी बंद हो गया है, वो अभी नहीं आएगा, है ना। पर उससे पहले हमारे पीरियड्स में अनियमितता शुरू हो जाती है। उसके अलावा मैडम कोई लक्षण दिखते हैं क्या? हाँ, मेनोपॉज में भी बहुत सारे लक्षण हैं और वो फिजिकल तो है ही, शरीर के भी है और मानसिक सिम्टम्स भी होते हैं और इमोशनल भी, मतलब अंदर भी हमको अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक जो कॉमन सिम्टम है वो पीरियड अनियमित हो जाता है। दूसरा है कि वज़न बहुत बढ़ने लगता है, वो चीज़ हमको परेशान करने लगती है कि हम उतना ही खुराक लेते हैं, उतना ही सब काम करते हैं, फिर भी वज़न बढ़ने लगा। तो ये क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म, माने हमारे शरीर के अंदर जो फैक्ट्री चल रही है ना, जो पाचन शक्ति है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, सांस लेने का है, कि हजम होता है, खून, किडनी काम करती है, ब्रेन काम करता है, ये सब धीमा हो जाता है। तो वो प्रोसेस, इसलिए हमारी जो हम खाते हैं वो कैलोरी यूज़ नहीं होती है और मोटापा थोड़ा शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। मतलब जो कैल्शियम हम खाते हैं वो कैल्शियम बराबर उपयोग में नहीं आता है, तो हमारे जो हड्डियाँ हैं वो पतली होने लगती है। मतलब हड्डी में से कैल्शियम कम होने लगता है। तो आपने सुना होगा कि जब एज बढ़ती है, मतलब आपके घर में अगर दादा है, दादी है, तो उनको ये फ्रैक्चर हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये भी एक मेनोपॉज का लक्षण है। फिर हमारा जो हार्ट है उसका हेल्थ भी बिगड़ता है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन होते हैं पीरियड लाते हैं, जो वो कम होने के कारण हमारे जो कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल नाम सुना होगा, चर्बी, हमारे चर्बी बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के संभव बढ़ जाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ जाता है। मतलब याद शक्ति कम हो जाती है। कभी आपने आपकी मम्मी को सुना होगा कि हाँ मैं क्या बता रही थी अभी याद नहीं आ रहा है, बोलते बोलते भूल जाते हैं। रास्ता हम हाँ कहाँ रखा, फ्रिज खोलते हैं, फिर याद नहीं आता है कि मैंने क्यों खोला था। ये सब होता है, इसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। मतलब जा रहे हैं और सडनली मैं कहाँ आ गई, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब टेम्पररी होता है। जब पीरियड बंद हो जाता है तो उसके 4-5 साल में वो चला जाता है। दूसरा एक हॉट फ्लैशेस होता है, वो बहुत परेशान करता है। मतलब हम ऐसे ही इधर बैठे हैं और सडनली आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे गर्मी के फुहारे छूट रहे अंदर से, पूरा पसीना पसीना, एसी में भी पसीना छूटने लगता है।
तो ये भी हॉट फ्लैशेस भी नॉर्मल है मेनोपॉज के दौरान। तो ये सब चीज़ें, फिर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, जो रिलेशन रखना होता है उसमें मतलब इच्छा नहीं होती है, तो हस्बैंड के साथ भी थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। फिर बाल झड़ने लगते हैं, नीचे की जो अपनी जगह होती है मासिक आने की जगह वो ड्राई हो जाती है, तो वहाँ खुजली, पेशाब बार बार आना, मतलब इन्फेक्शन हो जाना, ये सब चीज़ें भी बहुत कॉमन है। तो ये सब के लिए भी हमको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो अभी मेनोपॉज से जुड़ी भी बहुत सारी गैर मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मेनोपॉज आता है तब महिला को चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं। चश्मे देखो, पढ़ने के चश्मे तो बेताला बोलते हैं, वो 42 की साल में सबको आते हैं, चाहे हम हो या मर्द हो। उसका तो मासिक नहीं जाता है फिर भी उसको चश्मा आता है, बराबर ना। तो चश्मा, आईसाइट तो उम्र के साथ वीक होती है, किसी की ज़्यादा होती है। आजकल हम मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं तो हमारी आंखें जल्दी ख़राब होती हैं। ये बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो ना बचपन से चश्मे आ जाते हैं। हम कई सालों से एक मान्यता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पीरियड्स है वो कोई भी गंदगी नहीं है शरीर की, है ना। फिर भी महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान ये एक गैर मान्यता सुनने मिली है कि क्योंकि महिला का शरीर पूरा जीवन गंदगी निकालता है, फिर वो गंदगी निकालना बंद कर देता है, इसलिए ये सारी तकलीफें होती हैं। बाप रे। देखो, ये गंदगी तो है नहीं। हमको अगर यहाँ चाकू लगा सब्जी काटते काटते और जो खून निकलता है वो ही खून मासिक में निकलता है, बराबर। वो बच्चेदानी कोई डब्बा नहीं है कि हर महीने अगर वो खाली नहीं किया तो वो सड़ जाएगा। हम कई बार बोलते हैं कि कभी पीरियड इरेगुलर होते हैं, 2-3 महीने में पीरियड नहीं आते, तो बोलते हैं गंदगी जमा हो गई। ऐसा नहीं है, वो हार्मोन्स इधर उधर हुए हैं इसलिए वो खून नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि गंदगी है। और ये जो सिम्टम्स है मेनोपॉज के, जो चिन्ह हैं, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण है। तो उसको मासिक आने या ना आने से कोई लेन देन नहीं है, और वो 4-5-6 साल 10 साल तक रहता है। फिर आप देखते होंगे आपकी दादी नानी सब एकदम मज़े से जी रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको सिर्फ ये बीच के 10 साल ही मन शांत रख के, कसरत करके, अच्छा खाना खा के ये 10 साल निकाल देने हैं, तो बाद की लाइफ फिर अच्छी रहने वाली है, कोई गंदगी जमा नहीं होने वाली है। सही है। और जैसे मैडम ने बताया कि मेनोपॉज आने से पहले हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, नियमित नहीं आते हैं, तो क्या मैडम इस दौरान प्रेगनेंसी रह सकती है? ज़रूर रह सकती है, और ये पीरियड बहुत ही मतलब ट्रिकी है, क्योंकि जब पीरियड रेगुलर होता है तब तो आपको पता चलता है कि ओके पीरियड के टाइम नहीं बच्चा होगा, रिलेशन होगा तो, या एंड टाइम होगा तो नहीं होगा। मतलब आपको डॉक्टर भी सिखाते हैं कि बीच के टाइम फर्टाइल बोलते हैं जिसको। पर जब इरेगुलर हो जाता है तो जो अंडबीज है वो कब फूटने वाला है पता नहीं चलेगा। 2 महीने 3 महीने में पीरियड आता है तो उसमें तो कभी भी प्रेगनेंसी रह सकती है। इसलिए पीरियड लेट हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है कि हाँ अभी मेरी उम्र हो गई है इसलिए पीरियड नहीं आ रहा है। तो उसमें कभी कभी डिलीवरी करवानी पड़ती है हमको, कि जब हमारे पास फिर आते हैं 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है पेट में, तो फिर अबॉर्शन भी नहीं हो पाता है, फिर वो 45 की साल में बच्चे को भी जन्म देना पड़ता है। तो अगर तब कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोध के साधन भी जब तक, जैसे मैंने बोला 1 साल पीरियड बंद नहीं हो जाए तब तक गर्भ निरोध के साधन आप जो यूज़ करते हो वो चालू रखना चाहिए। और अगर फिर भी पीरियड लेट होता है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। एक तो देखो हमारे शरीर में ताकत कम हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मतलब 25 साल में जो हमारे बॉडी में ताकत रहती है, जो हमारी हड्डियों में जोर रहता है, जो हमारा हार्ट की जो हेल्थ रहती है, वो सब तो कम 45 में कमी हो जाने वाली है थोड़ी बहुत। उसके अलावा बीपी जो प्रेगनेंसी में बढ़ता है वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट हेल्थ हमारा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डायबिटीज़, डिलीवरी के प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होना, थायराइड की तकलीफ़ होना, ये सब लेट प्रेगनेंसी में इंसिडेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर डिलीवरी भी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जो हमारा हड्डियाँ हैं वो जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, लचीलापन, वो भी उम्र के साथ कम हो जाता है, तो डिलीवरी करने में भी दिक्कत होती है। और वैसे ही सीज़र अगर होता है या तो ये सब बातें भी तकलीफ़ वाली हमारे साथ रह सकती है, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है। तो मेनोपॉज में कोई है और उसका पीरियड्स रेगुलर अब नहीं आ रहा है, पीरियड्स मिस हो रहे हैं,
तो आपको डॉक्टर से मिलना है। प्रेगनेंसी के चांसेस फिर भी होते हैं, है ना। तो 40 की उम्र में भी आपको ऐसा लगता है कि अरे 1 महीने में मुझे पीरियड नहीं आया है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर से करवाएंगे। यह प्रोजेक्ट अमी लाइफ साइंसेज के सहयोग से जारी है। साथ ही इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी और मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा के कोलैबोरेशन में शहर के 10 आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। हाँ, समझ पाए और सही बताई मैडम ने जो बातें बताई। अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और बच्चे का भी ख्याल रखना चाहिए, दूध पिलाना कैसे चाहिए, ये सब बच्चे को दूध कैसे पिलाते हैं मैडम ने वो बताया। और मेनोपॉज का मतलब क्या मतलब बताया, ये बताया मैडम ने। और डिलीवरी कैसे होती है, डिलीवरी के समय कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, ये सब बताया। आज मैं यहाँ गोरवा आंगनवाड़ी में आई हूँ और हम मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा के बिहाफ से आए हैं और जो VNM फाउंडेशन बहुत ही अच्छा एक उम्दा कार्य कर रहे हैं कि जो भी आंगनवाड़ी में महिलाएं आती है उनमें प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और फिर मेनोपॉज उसके बारे में अवेयरनेस के लिए, क्योंकि बहुत सारी गैर मान्यताएँ रहती है तो वो निकालना और उसका कैसा केयर करना, तो उसमें जो हम गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिल के जो VNM फाउंडेशन कार्य कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं तहे दिल से उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि ये बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं और आगे भी उनको बहुत ही इस कार्य में सफलता मिले और हमारी जब भी मदद चाहिए तो हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये अच्छा काम जारी रखें और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।